हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे और ये मॉडर्न फिजिक्स का चैप्टर है। अब देखो इसमें कॉन्सेप्ट भी कम है और न्यूमेरिकल भी जो आते हैं, चाहे जेई में देखो चाहे बोर्ड में, इजी न्यूमेरिकल्स आते हैं। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इसलिए डिस्कवर किया गया है कि हमको लाइट की प्रॉपर्टीज़ के बारे में सही से पता चल जाए। अब जैसे देखो बहुत सारे साइंटिस्ट ने बताया, 16 में अगर हम देखें तो न्यूटन ने अपनी कॉर्पस्कुलर थ्योरी दी थी। जिससे ये पता चला था कि जो लाइट होती है वो पार्टिकल नेचर एग्जिबिट करता है। अब भाई इतने बड़े साइंटिस्ट ने दी थी न्यूटन ने थ्योरी, तो जितने भी उस एरा के लोग थे सबने माना कि हाँ लाइट पार्टिकल नेचर एग्जिबिट करता है। पर कुछ टाइम बाद इनके ऑब्जर्वेशन से पता चला कि ये थ्योरी गलत थी। अब क्यों गलत थी? कॉर्पस्कुलर थ्योरी में ये बता दिया गया कि जो लाइट की स्पीड डेंसर मीडियम में होती है वो ज़्यादा होती है रेयरर मीडियम में। पर आजकल क्या होता है, अगर भाई लाइट की स्पीड रेयरर मीडियम में वो ज़्यादा होती है डेंसर मीडियम में, तो ये जो कॉर्पस्कुलर थ्योरी थी ये तो गलत हो गई, ये न्यूटन ने दी थी। फिर उसके कुछ साल बाद 18 में अगर हम देखें तो हाइगेंस आए। हाइगेंस ने लाइट का वेव नेचर इंट्रोड्यूस करा। कौन कौन से इफेक्ट इनके? इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन। इन तीनों इफेक्ट की वजह से ये पता चल गया कि जो लाइट है वो वेव नेचर एग्जिबिट करती है। अबे यार हाँ, तो यहाँ इन तीनों एक्सपेरिमेंट की वजह से ये पता चला था कि जो लाइट है वो वेव नेचर एग्जिबिट करता है। ठीक, अब इन्होंने ये जो तीनों एक्सपेरिमेंट थे, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन, एक और YDSE यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इसकी वजह से भी ये पता चल गया कि जो लाइट है वो वेव नेचर एग्जिबिट करता है। फिर उसके बाद 19 में आइंस्टीन ने और हर्ट्ज ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बताया। अब देखो जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिस्कवर करा है ना, वो आइंस्टीन ने नहीं करा था। डिस्कवर तो हर्ट्ज ने ही करा था, बस जो उसको एक्सप्लेन करा है वो किसने करा? आइंस्टीन ने। तो ये सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट था प्रूव करने के लिए कि लाइट जो होती है वो पार्टिकल नेचर होता है। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि इस वाले एक्सपेरिमेंट से, जो फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट है, इससे ये पता चलता है कि लाइट जो होता है वो पार्टिकल नेचर एग्जिबिट करता है। पर आज इस मॉडर्न एरा में भी ये क्लियर नहीं हो पाया है कि लाइट का पार्टिकल नेचर है कि वेव नेचर, क्योंकि यार वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि कौन सा नेचर उस समय डोमिनेट कर रहा है। अभी तक भी ये नहीं क्लियर हो पाया कि लाइट पार्टिकल नेचर है कि वेव नेचर, उस समय उस सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि कौन सा इफेक्ट डोमिनेट कर रहा है। ठीक, अब हम आगे देखते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में होता क्या है, इसकी पूरी थ्योरी देखते हैं। ठीक, चलो मान लो कोई मेटल की सरफेस है। ठीक, मान लो कोई मेटल की सरफेस है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स है। यहाँ पे कोई लाइट, हमने कोई भी एक पर्टिकुलर रेडिएशन की लाइट डाली या कोई पर्टिकुलर इंटेंसिटी की यहाँ पे लाइट डाली, तो इससे क्या हुआ, कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इजेक्ट हो गए। हमारे पास ये मेटल की सरफेस है। अब ये याद रखना, ये जो चीज़ है ये मेटल की सरफेस है। ठीक, इस पे अगर हमने मारी लाइट तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो गए। तो यार ये जो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हुए हैं इसको आइंस्टीन ने नाम दिया था फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ये जो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हुए उसको आइंस्टीन ने नाम दिया है फोटो इलेक्ट्रॉन्स। अब यार अभी तक 90s तक किसी को भी फोटॉन्स के बारे में नहीं पता था क्या होता है, पर आइंस्टीन ने जब ये जो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हुए, तुमने एक मेटल सरफेस पे लाइट मारी तो उससे कुछ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो गए। तो यानी ये क्या प्रूव करता है कि लाइट का पार्टिकल नेचर है, क्योंकि लाइट से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन भी एक तरीके के पार्टिकल हैं। तो इससे हमें ये कंफर्म होता है कि लाइट का पार्टिकल नेचर है। ठीक, अभी तक ये किसी को भी नहीं पता था कि लाइट का मतलब पार्टिकल नेचर या वेव नेचर जो पर्टिकुलर डिफाइन है। पर जब आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अपना बताया, जो उसको एक्सप्लेन करा, तो उससे ये पता चला कि यार इससे इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हुए हैं। इन इलेक्ट्रॉन को फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, और यही फोटो इलेक्ट्रॉन्स को एक नाम उन्होंने और दिया था जो होता है फोटॉन्स। ठीक, जहां तक आइंस्टीन ने बताया था। अब अभी तक फोटॉन्स के बारे में कोई नहीं जानता था, तो अब आइंस्टीन ने इसकी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करी। अब भैया उनका पार्टिकल है तो उन्होंने अपने हिसाब से इसकी जितनी प्रॉपर्टी है सब डिस्क्राइब करी। तो अब यार इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं क्या है फोटॉन्स की प्रॉपर्टी। तो देखो, सबसे पहली आइंस्टीन ने ये बोला था जो लाइट है
लाइट में पार्टिकल हैं जिनका नाम क्या है, फोटॉन्स। लाइट कंटेन्स पार्टिकल नेम्ड एज फोटॉन्स। अब यार ये जो फोटॉन्स है ये क्या है, एनर्जी पैकेट्स। ये जो आइंस्टीन ने बोला था ये एनर्जी पैकेट्स हैं। अब समझो, तुम लोग जहां पे भी ये वीडियो देख रहे होगे, कोई तो अगर उस कमरे में देखो जो तुम्हारे पास लाइट आ रही है, अगर आइंस्टीन के हिसाब से देखें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के फॉर्म में, तो जो भी उस कमरे से लाइट आ रही है वो किसके फॉर्म में, पैकेट्स के फॉर्म में आ रही है। जो आइंस्टीन ने कहा था ये जो फोटॉन्स है आ तो रही फोटॉन्स के फॉर्म में, पर वो फोटॉन्स एनर्जी पैकेट्स। तो ये विजुलाइज करो, जिस कमरे में तुम बैठे हो वहां से जो लाइट्स आ रही है वो पैकेट्स के फॉर्म में आ रही है। या कुरकुरे या क्रैक्स ये सब खरीदते हो, उसके अंदर स्नैक्स होते हैं, तो वो किसके, क्रैक्स के पैकेट होते हैं। और ये जो फोटॉन्स होते हैं ये एनर्जी के पैकेट्स होते हैं जिनके अंदर एनर्जी होती है। ये किसने, आइंस्टीन ने बताया था। दूसरी चीज, अब एक चीज समझो, यहाँ पे हमें लाइट मारी, इलेक्ट्रॉन्स निकले, इनको उसने नाम दिया फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो जब ये निकले हैं तो अगर ये निकल रहे हैं तो इनके पास कोई वेलोसिटी भी होगी। तो आइंस्टीन ने बताया था कि फोटॉन्स, फिर आइंस्टीन ने बताया कि फोटॉन्स ट्रेवल विथ स्पीड ऑफ लाइट। कि जो फोटॉन्स है वो किस स्पीड से ट्रेवल कर रहे हैं, लाइट की स्पीड से। जो फोटॉन्स है वो किस स्पीड से ट्रेवल कर रहे हैं, लाइट की स्पीड से। यही जो इलेक्ट्रॉन निकले। अब लाइट की स्पीड तो पता होगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। और अप्रोक्सीमेटली जो एक्यूरेट है स्पीड फोटॉन्स की वो पता है क्या होती है, 299,792,458 मीटर पर सेकंड। पर ये अप्रोक्सीमेटली 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के। एक्यूरेट स्पीड यार ये कोई नहीं याद रखता है, पर जो अप्रोक्सीमेट स्पीड होती है वो होती है फोटॉन्स की 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अब तीसरी चीज, अब देखो कोई भी पार्टिकल है उसके पास मास होता है। कोई भी पार्टिकल अगर यूनिवर्स में एग्जिस्ट कर रहा है, ज्यादा इंग्लिश होगी, पर कोई भी पार्टिकल उसके पास मास होता है, भार होता है। पर यार ये देखो जो हम लोगों के अंदर मिसकंसेप्शन है वो ये है कि फोटॉन्स के पास मास नहीं होता है। ऐसा नहीं है। फोटॉन्स को ये किसी ने नहीं कहा कि वो मासलेस पार्टिकल है, बस जो फोटॉन्स का मास है, मास ऑफ फोटॉन is not defined in mechanics। ठीक, ये नहीं हम बोल रहे हैं कि फोटॉन्स के पास मास नहीं, पर जो फोटॉन्स का मास है वो मैकेनिक्स में नहीं डिफाइंड है। अब अगर फोटॉन, कोई भी मान लो फोटॉन है, ये रेस्ट पे है, इसकी जो स्पीड है वो 0 है। अगर फोटॉन रेस्ट पे है तो हम ये कहते हैं जो रेस्ट मास होता है फोटॉन का, रेस्ट मास ऑफ फोटॉन ये 0 होता है। जो फोटॉन का रेस्ट मास होता है वो 0 होता है। ये मास नहीं डिफाइंड है न्यूटोनियन मैकेनिक्स में। अब यार मैकेनिक्स इसकी न्यूटन की, तो न्यूटन की मैकेनिक्स में मास नहीं डिफाइंड है, पर हमें इतना पता है अगर फोटॉन रेस्ट पे है तो उसका रेस्ट मास 0 है। ठीक, अब देखो चौथी प्रॉपर्टी इसकी, फोटॉन जितने भी कोलिजन करता है, वो इलास्टिक होते हैं। अब इलास्टिक का मतलब क्या, कभी दो लोग आपस में टकराए तो जो मतलब उन लोगों की वेलोसिटी का डिफरेंस जो पहले है वही वेलोसिटी का डिफरेंस बाद में होगा। मतलब जितनी भी कोलिजन करता है फोटॉन वो सब किसमें, इलास्टिक इन नेचर होते हैं। मतलब जो इनिशियल मोमेंटम होगा, जो फोटॉन्स का इनिशियल मोमेंटम होगा वही फोटॉन्स का फाइनल मोमेंटम होगा। जितने भी कोलिजन फोटॉन करता है उससे हमें ये पता चलता है। ठीक, अब उसके बाद हम उसकी और प्रॉपर्टीज देखते हैं फोटॉन्स की। चलो अब देखो किसकी कौन सी, शायद 5वीं नंबर की प्रॉपर्टी है। अब देखो क्या है, हमने लाइट मारी, इलेक्ट्रॉन्स निकले, उस इलेक्ट्रॉन्स को आइंस्टीन ने क्या बोला, फोटॉन्स। अब यार अगर फोटॉन्स निकल रहे हैं तो उनकी कुछ एनर्जी भी तो होगी। तो उस जो एनर्जी का फॉर्मूला होता है फोटॉन्स की वो होती है एनर्जी इक्वल टू hc/λ। उसकी जो एनर्जी होती है फोटॉन्स की वो होती है hc/λ। ठीक, अब h यहाँ पे क्या होता है, प्लैंक कांस्टेंट। और इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 6.6 × 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। सी, ये तो बच्चे को पता होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और लैम्डा क्या है, जो हमने लाइट डाली है, जो लाइट हमने इजेक्ट करी थी मेटल के ऊपर, उसकी वेवलेंथ होती है लैम्डा। ठीक, अब एक फॉर्मूला पढ़ा होगा 10th में कि जो स्पीड ऑफ लाइट या स्पीड ऑफ कोई भी वेव होती है वो होती है v = f लैम्डा। अब यहाँ पे f है फ्रीक्वेंसी, v है स्पीड ऑफ वेव, और लैम्डा क्या है, वेवलेंथ।
तो वी रहने दो। अगर तुम इस एफ की जगह हम क्या कर दें, न्यू भी यार फ्रीक्वेंसी को डिनोट करने के लिए होता है लेमडा, और v अगर स्पीड ऑफ वेव है, लाइट भी एक वेव है। अब स्पीड ऑफ मतलब वेव की जगह हम स्पीड ऑफ लाइट कर दें c इक्वल टू न्यू लेमडा। अगर हम ये कर दें तो न्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, c बाई लेमडा। न्यू की वैल्यू आ जाएगी c बाई लेमडा। यही c बाई लेमडा की जगह अगर हम न्यू पुट कर दें तो E इक्वल टू एच न्यू। यानी ये दो फॉर्मूले बनते हैं एनर्जी ऑफ फोटोन के, एक बनता है E इक्वल टू एच सी बाई लेमडा और दूसरा फॉर्मूला बनता है E इक्वल टू एच न्यू। अब देखो हमें ये पता है फोटॉन्स का मास नहीं डिफाइंड होता है, पर फोटॉन्स का मोमेंटम होता है। फोटॉन्स का मास नहीं डिफाइंड है मैकेनिक्स में, पर फोटॉन का मोमेंटम होता है, मोमेंटम ऑफ। अब देखो मोमेंटम का सबसे पहली बात तो मतलब क्या होता है, मोमेंटम का मतलब होता है कि उस मोशन के अंदर कितनी ताकत है। मान लो तुम्हारे पास एक पतला आदमी आ रहा है, तुम खड़े हो, एक पतला आदमी अगर आके तुमसे टकराएगा तो तुम्हें उतना डर नहीं लगेगा, और वहीं कहीं खली आके तुमसे टकरा जाए तो तुमको डर लगेगा। तो जो खली का मोमेंटम है वो पतले वाले से ज्यादा है। मोमेंटम का मतलब होता है उस मोशन के अंदर कितनी ताकत है। खली भी मान लो 20 मीटर पर सेकंड से दौड़ा, वो पतला आदमी भी 20 मीटर पर सेकंड से दौड़ा है, पर जो तुमको डर लगेगा वो पतले आदमी से ज्यादा डर नहीं लगेगा, खली से ज्यादा डर लगेगा, क्योंकि उसके पास मास ज्यादा है। और मोमेंटम क्या होता है, जितनी मोशन के अंदर ताकत है वो मोशन कर रहा है, खली के मोशन के अंदर ज्यादा ताकत है, पर उस पतले आदमी के मोशन के अंदर इतनी ताकत नहीं है। वही होता है जो अमाउंट ऑफ, क्या हम कह सकते हैं, जो मोशन की ताकत होती है वही मोमेंटम होता है। अब जो फोटोन का मोमेंटम होता है वो क्या होता है, P इक्वल्स टू एच बाई लेमडा, और हम यहां से एच बाई लेमडा को E बाई सी लिख सकते हैं, या P इक्वल टू E बाई सी। ये किसका, फोटोन का मोमेंटम होता है। ठीक, फोटोन का मोमेंटम P इक्वल टू एच बाई लेमडा और E बाई सी होता है। अब यहाँ तक ये सारी फोटॉन्स की प्रॉपर्टी थी। अब देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजीज देखेंगे। सबसे पहली अगर हम देखें तो क्या है वो वर्क फंक्शन। इसको डिनोट किससे करते हैं, फाई से। ठीक, वर्क फंक्शन को किससे डिनोट करेंगे, फाई से। ठीक, अब वर्क फंक्शन होता क्या समझो, ये मान लो मेटल की सरफेस है, इस पे तुमने एनर्जी मारी, ये अपने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स निकल रहा है। ठीक, अब वर्क फंक्शन क्या है, जो तुमने इस मेटल की सरफेस पे लाइट मारी है उसकी मिनिमम कितनी एनर्जी होगी कि इलेक्ट्रॉन निकल जाए। मतलब सुनो यार, ऐसा तो जरूरी नहीं है। हाँ, तो अब वर्क फंक्शन क्या होता है समझो, मान लो हमारे पास मेटल की सरफेस पे, अब यार ये तो जरूरी नहीं कि तुम चाहे कितनी भी एनर्जी की लाइट डाल दो इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, कुछ तो एक ऐसी सूटेबल एनर्जी होगी ना कि डालोगे तभी निकलेंगे। तो जो मिनिमम, कम से कम इतनी एनर्जी पे ही इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उसको बोला जाता है वर्क फंक्शन। कम से कम जितनी एनर्जी पे इलेक्ट्रॉन निकले उसको क्या बोला जाता है, वर्क फंक्शन। यहाँ पे तुमने रेडिएशन डाली, ये इलेक्ट्रॉन निकल गए। अब ये नहीं जरूरी होता हर एनर्जी पे निकल जाए, कम से कम जितनी एनर्जी है उसको बोला जाता है वर्क फंक्शन। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, देखो, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन from metal surface the minimum energy required to remove the electron from the metal surface is called as work function। ठीक, अब इसको डिनोट किससे करा जाता है, फाई से, वर्क फंक्शन को। ठीक, और इसको मेजर किस में करा जाता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, वर्क फंक्शन को किस में मेजर करा जाता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब ये होता है कि द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू, एनर्जी लिखना भूल गया, रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस कॉल्ड वर्क फंक्शन। मतलब कम से कम इतनी एनर्जी तो हो ही कि इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाए। ठीक, वो होता है वर्क फंक्शन। कि इससे ज्यादा दे दो तो उसका भी आगे कॉन्सेप्ट देखते हैं, पर कम से कम इतनी एनर्जी होने पे अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है तो वो जो कम से कम एनर्जी होती है उसको बोला जाता है वर्क फंक्शन। ठीक, अब एक चीज समझो, एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक, मान लो अब देखो जो वर्क फंक्शन होता है वो किसको डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मेटल पे। जो वर्क फंक्शन होता है वो किस पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मेटल पे। अब जैसे सोडियम का जो वर्क फंक्शन होता है कितना होता है, 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इसके बाद अगर हम दूसरा वर्क फंक्शन देखें, सीजियम का ऐसे ही वर्क फंक्शन जो होता है वो होता है 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वर्क फंक्शन और कोई भी चीज पे नहीं डिपेंड करता है, ना वेवलेंथ ना फ्रीक्वेंसी, किसी पे नहीं, सिर्फ ये जो डिपेंड करता है वो मेटल के नेचर पर डिपेंड करता है। हर मेटल का अपना अपना वर्क फंक्शन होता है। अब एक एग्जांपल देखते हैं। हमने ये बताया था वर्क फंक्शन क्या होता है कि कम से कम इतनी एनर्जी
जिससे वो इलेक्ट्रॉन्स उस मेटल की सरफेस से रिमूव हो जाए। मान लो हम वर्क फंक्शन दे रहे हैं 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कि अगर तुम 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी डालोगे तो इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएंगे। हमने एग्जांपल लिया कि हम 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी डाल इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जा रहे हैं। मान लो हम एनर्जी दे रहे हैं 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, तो भी इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जानी चाहिए। भैया कम से कम 5 पे इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जा रहे हैं, तो अगर हम 10 की एनर्जी देंगे तो भी तो इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएंगे। पर देखो यार, ये जरूरी नहीं होता है कि अगर तुम 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की भी एनर्जी दोगे तो भी इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएंगे। कम से कम तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए उस इलेक्ट्रॉन को अपनी सरफेस से रिमूव करने के लिए, कम से कम 5 तो चाहिए ही, और तुमने तो 10 दे दी, तो क्या रिमूव हो जाएंगे? जरूरी नहीं होता है, समझो। अगर एनर्जी तुम वर्क फंक्शन से ज्यादा दे दो तो हो सकते हैं इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड, पर एक वर्ड आ जाता है इलेक्ट्रॉन में बी इजेक्टेड। इलेक्ट्रॉन हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। अब इसका एक एग्जांपल समझो, रियल लाइफ एग्जांपल। सब पबजी तो खेलते होंगे, नहीं खेलते होंगे तो सुना होगा नाम। ठीक है, अब सुनो, पबजी का जो डाउनलोड होता है वो मिनिमम कितना तुम्हें डाटा चाहिए होता है? 2 GB मिनिमम तुम्हें 2 GB चाहिए होता है पबजी को डाउनलोड करने के लिए। हमारा मोटो है कि भैया हमको पबजी खेलना भी है, थोड़ी ना डाउनलोड करके फोन में से वॉलपेपर लगा दोगे। मिनिमम हमें कितना चाहिए? 2 GB चाहिए पबजी को डाउनलोड करने के लिए। ठीक, अब तुम्हारे पास 2 GB तो डाटा है, तुमने रिचार्ज करा है। अब तुमने कहीं से जुगाड़ करके जो डाटा ले लिया वो ले लिया 4 GB, कहीं से भी जुगाड़ कर लिया, हॉटस्पॉट से कुछ से भी कर दिया। मिनिमम तुम्हें कितना चाहिए पबजी को डाउनलोड करने के लिए? 2 GB, और तुमने कहीं से जुगाड़ कितने का कर लिया? 4 GB। क्या ये 4 GB के बाद भी तुम पबजी खेल पाओगे? सोचो थोड़ी देर के लिए। चाहिए था हमें 2 GB और हमारे पास तो डाटा 4 GB, क्या तुम पबजी खेल पाओगे? जरूरी नहीं है। 2 GB तो तुमने डाउनलोड करने में लगा दिया, बची कितनी तुम्हारे पास? 2 GB। अब उसमें मान लो तुम मैप डाउनलोड करो, रिसोर्स डाउनलोड करो, गन की स्क्रीन डाउनलोड करो, तो उसमें भी 2 GB निकल गया। मान लो तुम्हारे मैप डाउनलोड करोगे, अगर कुछ और रिसोर्सेज होते हैं, कुछ फाइल्स अगर पबजी की डाउनलोड करोगे तो उसमें भी 2 GB निकल गया। यानी तुम्हारा पूरा अब जो डाटा है वो 0 GB, यानी अब तो तुम्हारे पास खेलने के लिए कुछ है नहीं। तब भी देखो तुम खेल नहीं पाए, मतलब तुम्हारा मिनिमम 2 GB था और लिया तुमने 4 GB, तब भी तुम खेल नहीं पाए। तो ये होता है वर्क फंक्शन में कि अगर हम मान लो एनर्जी इलेक्ट्रॉन को वर्क फंक्शन से ज्यादा दे रहे हैं, हमें चाहिए थी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हमने दे दी एनर्जी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कहो वो इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी कोलिजन में वेस्ट कर दे। तो ये कंफर्म, ये बिल्कुल कहीं से भी, ये कोई भी बुक में नहीं लिखा, ये जरूरी नहीं होता कि अगर एनर्जी तुम वर्क फंक्शन से ज्यादा भी दे दोगे तो भी इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। निकल भी सकते हैं और इलेक्ट्रॉन नहीं भी निकल सकते हैं। ठीक, अब उसके बाद दूसरी टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं जो कि होती है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है समझो। वही मेटल का सरफेस है, वही तुमने लाइट डाली, यहाँ से इलेक्ट्रॉन अपने इधर। अब इस लाइट की कम से कम कितनी फ्रीक्वेंसी हो कि ये इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाए, उसको बोला जाता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इस लाइट की कम से कम कितनी फ्रीक्वेंसी हो कि इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाए। अब समझो, तो इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे अपन लोग कि द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट required to eject the electron from metal, मतलब कम से कम इस लाइट की कितनी तो फ्रीक्वेंसी होगी कि इलेक्ट्रॉन वहां से इजेक्ट हो जाए मेटल से, वो होती है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। डिनोट इसको करते हैं न्यू नॉट से। अगर इसका फॉर्मूला देखिए, वर्क फंक्शन भी क्या थी? एनर्जी थी कि द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। तो यार ये जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, अगर हम वर्क फंक्शन का फॉर्मूला लिखें तो हम एच न्यू लिख सकते हैं, वो भी एक एनर्जी है। पर हाँ, बात किसी करें थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की, तो ये फॉर्मूला हो गया फाई इक्वल्स टू एच न्यू नॉट। यहाँ पे न्यू नॉट होती है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एज प्लैंक कांस्टेंट और फाई वर्क फंक्शन। अब इसके बाद करते हैं दूसरी चीज की जो कि होती थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। इसको डिनोट करते हैं लैम्डा नॉट से। ठीक, अब देखो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होती है। हमको ये फॉर्मूला तो पता है ना कि V इक्वल्स टू एफ लैम्डा होता है। ठीक, तो इससे हम ये कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू V बाई लैम्डा, यानी जो फ्रीक्वेंसी है वो लैम्डा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है।
अगर लेमडा कम होगा तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, लेमडा ज़्यादा होगा तो फ्रीक्वेंसी कम होगी। ये जो फ्रीक्वेंसी वो लेमडा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक, तो चलो देखते हैं अब थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होती। हमने यहाँ पे क्या बोला था, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी, तो वेवलेंथ ऑटोमेटिकली मैक्सिमम होगी नहीं, क्योंकि हमें ये पता है ना वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर फ्रीक्वेंसी मिनिमम है तो वेवलेंथ मैक्सिमम होगी। तो अब जो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का वो डेफिनेशन होती है वो क्या होती, द मैक्सिमम वेवलेंथ the maximum wavelength of incident light required to eject the electron from metal surface, वही क्या होती थ्रेशोल्ड मतलब फ्रीक्वेंसी क्या थी, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। तो वेवलेंथ तो मैक्सिमम होगी क्योंकि हमें पता फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब क्या है, द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस, मतलब ये जो लाइट गिरी है उसकी ज्यादा से ज्यादा कितनी वेवलेंथ हो सकती है कि इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाए। ये जो लाइट गिर रही है उसकी ज्यादा से ज्यादा कितनी वेवलेंथ हो सकती है कि जो तुम्हारी इलेक्ट्रॉन है वो इजेक्ट हो जाए। अगर हम मान लो वेवलेंथ हमने ली 10 एंगस्ट्रॉम, ये हमारी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है, और तुमने फिर वेवलेंथ दे दी 20 एंगस्ट्रॉम, तो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन नहीं इजेक्ट होगा। अगर तुमने वेवलेंथ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से ज्यादा ले ली तो इलेक्ट्रॉन नहीं इजेक्ट होंगे, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। तो वही होता है जो मैक्सिमम वेवलेंथ रिक्वायर्ड टू द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, phi इक्वल्स टू hc अपॉन लैम्डा नॉट। ये किसका फॉर्मूला होता है, ये होती है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, h होता है प्लैंक कांस्टेंट और c होता है स्पीड ऑफ लाइट। एक बार तीनों एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले वर्क फंक्शन, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस, वो था वर्क फंक्शन। फिर हम देखते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस। और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या है, द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस। ये है तुम्हारी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ और वर्क फंक्शन। इसके बाद एक और टर्म होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल, उसको जब ग्राफ पढ़ लेंगे तब समझेंगे। हाँ, तो आप देखते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। ठीक, क्या है आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, आइंस्टीन ने पता है इक्वेशन दी थी, उस पर उनको नोबेल प्राइज मिला था। ज्यादातर सब लोगों को इक्वेशन याद रहती है इक्वल टू एमसी स्क्वायर, वो जो तुम्हारे क्या मोमोज लगाता है उसको भी पूछना, उसको भी याद रही है हाँ इक्वल टू एमसी स्क्वायर। पर आइंस्टीन की वो भी क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन है, पर नोबेल प्राइज किस पे मिला था, जो उसकी फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन थी। है आइंस्टीन की इक्वल टू एमसी स्क्वायर भी, पर उसमें उनको नोबेल प्राइज नहीं मिला था। नोबेल प्राइज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने पे मिला था। ठीक, इक्वल टू एमसी स्क्वायर याद तो सबको रहती, फर्स्ट के बच्चों को भी इक्वल टू एमसी स्क्वायर। ठीक, अब देखो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन बताते हैं क्या होती। मान लो कोई मेटल है, उसका वर्क फंक्शन है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वर्क फंक्शन तो आप समझ गए ना क्या है, कि मिनिमम 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दो तो वो इलेक्ट्रॉन वहां से रिमूव हो जाएगा। मिनिमम 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की अगर उस पर रेडिएशन डालोगे तो इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा। ठीक, मान लो तुमने एनर्जी दे दी 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मान लो तुमने एनर्जी दे दी 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, दी तुमने एनर्जी 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और उसको चाहिए कितनी थी, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझो मिनिमम उसमें अपना इलेक्ट्रॉन आराम से निकल जाता, उस मिनिमम एनर्जी में जिसमें अपना इलेक्ट्रॉन आराम से निकल जाता वो थी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तुमने दे कितनी दी, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इन दोनों के बीच का गैप कितना है, वो है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यार हमने तो ये पढ़ा है कि एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है, तो यार ये 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वेस्ट नहीं हो सकती है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है गॉड, एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है, ना एनर्जी बन सकती है और ना एनर्जी बिगाड़ी जा सकती है, एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है। तो अब देखो हम फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन देखें तो हमें ये पता है, मान लो ये मेटल पे हमने डाला लाइट, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गए, मिनिमम कितनी चाहिए थी, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दे कितनी थी 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो बची एनर्जी वो किस फॉर्म में होगी, ये इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो वो मोशन पजेस करेंगे, तो जो बची एनर्जी होगी वो किस फॉर्म में निकलेगी, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। जो बची एनर्जी होगी ना 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो इलेक्ट्रॉन्स के पास काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होगी।
तो वो देखो, क्योंकि चाहिए 2 थी, दे तुमने 6 दी, तो अब जब ये इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, कोई इलेक्ट्रॉन मोशन में है, कोई पार्टिकल मोशन में, तो उसके पास कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी। यानी जो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ये काइनेटिक एनर्जी में फॉर्म में कंजर्व हो जाएगा। तो हमेशा जो एनर्जी होती है वो क्या होती है? कंजर्व। ये हो गई 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देख लो एनर्जी कैसे कंजर्व है। दी थी 6, 2 वर्क फंक्शन प्लस 4, 6 बराबर 6, एनर्जी हमेशा कंजर्व होती है। अब यहीं से आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन आ गई। ये काइनेटिक एनर्जी के मैक्स इक्वल्स टू E माइनस 5, यानी के मैक्स क्या है तुम्हारी? 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 4 बराबर 6 माइनस 2। हो रही इक्वेशन। यही आइंस्टीन की क्या थी? फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। यही है आइंस्टीन की जिसपे उनको नोबेल प्राइज मिला है। अब इसके भी बहुत फॉर्म होते हैं, एक फॉर्म देखते हैं हम लोग क्या है। ठीक, समझो के मैक्स। अभी एनर्जी ऑफ, हमने जो एनर्जी का फॉर्मूला बताया है वो क्या बताया तुमको? hc/λ माइनस 5। अब मान लो हमें इसका ग्राफ बनाना है। हमें अगर इसका मान लो ग्राफ बनाना है, अगर तुम इसको लिख लो या तो के मैक्स इक्वल्स टू hc/λ को हम h न्यू भी लिख सकते हैं, h न्यू माइनस 5। इसको जरा कंपेयर करो y इक्वल टू mx प्लस c से। यार ये 11th में स्ट्रेट लाइन पढ़ी होगी। y इक्वल टू mx प्लस c का मतलब क्या होता है? कोई भी स्ट्रेट लाइन। ठीक, और ये जो c होता है वो इंटरसेप्ट होता है। mx प्लस c मतलब स्ट्रेट लाइन, स्लोप पॉजिटिव है तो ऐसे बनेगी, स्लोप नेगेटिव है तो ऐसे बनेगी। ठीक, और c क्या होता है? इंटरसेप्ट। तो अगर जरा इसको कंपेयर करो किससे? y इक्वल टू mx प्लस c से। देखो y इक्वल टू mx प्लस c से, तो जो स्लोप है हमारी वो h हो गई, और जो इंटरसेप्ट है वो क्या हो गया? 5। इंटरसेप्ट 5 हो गया, ये जो तुम्हारी स्लोप है h होगी, और ये जो तुम्हारा इंटरसेप्ट है वो क्या हो गया? 5। तो इसका ग्राफ बना लिया जाए। ठीक, ये इसका ग्राफ बनेगा। यहाँ पे ये जो तुम्हारा इंटरसेप्ट है ये 5 है, यहाँ काइनेटिक एनर्जी, यहाँ फ्रीक्वेंसी, और जो ये पॉइंट होता है ना भाई, ये होती है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये वाला जो पॉइंट है। ठीक, तो ये ग्राफ तुम्हारा किसके बीच में बन गया? काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी फॉर्म में, आसानी से बन गया। y इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर कर लो यार ये वाली इक्वेशन को। स्लोप क्या हो जाएगी? h, और इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा इसका? 5। अब ये माइनस 5 है यार, तो निगेटिव y एक्सिस में, तो चाहे 5 लिखो चाहे कुछ भी लिखो। तो y इक्वल टू mx प्लस c, और स्लोप इस लाइन की क्या है? h, और स्लोप पता है यार, tan थीटा डिनोट कर दें, तो tan थीटा क्या है? h। ये हमने इसका पहला फॉर्म देखा है, के मैक्स इक्वल्स टू h न्यू माइनस 5। तो यही आइंस्टीन की क्या? फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। अब इसके बाद हम ऐसा करते हैं, अब इसके बाद ग्राफ देखते हैं कुछ। ठीक, चलो अब ग्राफ देखते हैं कुछ। अब हम ग्राफ देखेंगे। देखो ग्राफ यार कोई भी चीज का वेरिएशन बताता है। अब मान लो हमने लाइट डाली यहाँ पे प्लेट पे, और यहाँ से अपने इलेक्ट्रॉन्स निकलने लगे। ठीक, ये मान लो कोई मेटल की प्लेट है, वहां से इलेक्ट्रॉन निकलने लगे। अब ग्राफ क्या बताता है? कोई भी चीज का वेरिएशन। तो आप सुनो मेरी बात, वेरिएशन कैसे बताएगा ग्राफ? हम वेरिएशन इसमें किस चीज का शो कर सकते हैं? कोई भी चीज कैसे चेंज हो रही है? इन इलेक्ट्रॉन्स का वेरिएशन शो कर सकते हैं, और इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, फ्लो ऑफ चार्ज क्या होता है? करंट। अब यहाँ फोटॉन्स क्या कर रहे हैं, तो फ्लो ऑफ फोटॉन्स क्या होगा? फोटो करंट। यानी हम यहाँ पे फोटो करंट के रिस्पेक्ट में ही ग्राफ बनाएंगे जिसका वेरिएशन चेंज होता है। अब वेरिएशन तो फोटो करंट का ही चेंज कर सकते हैं। अब इसमें ऐसी चीज बताओ क्या चेंज कर सकते हैं? देखो यार मेटल प्लेट को तो खिसका नहीं सकते, वो तो फिक्स है। एक तो हम लाइट की इंटेंसिटी चेंज कर सकते हैं, और एक ये जो तुम्हारा वोल्टेज है V, इसको चेंज कर सकते हैं। तो इंटेंसिटी कैसे चेंज करेंगे? सुनो, इंटेंसिटी क्या होती है? देखो तुम्हारे मोबाइल में फ्लैश होगी, दूर से जलाओगे फ्लैश तो आंखों में दिक्कत नहीं होती, पर पास पे आओगे तो आंखों में दिक्कत होती है फ्लैश में। तो इंटेंसिटी या तो क्या कर सकते हो, या अगर तुम्हारे पास एक बल्ब है तो थोड़ी रोशनी आई, ज्यादा बल्ब लगा दिए ज्यादा रोशनी आई। तो इंटेंसिटी कैसे बढ़ा सकते हो तुम? या तो ऐसा कर दो कि इंक्रीज द नंबर ऑफ सोर्सेस, इंक्रीज नंबर ऑफ सोर्सेस, या सोर्सेस के नंबर बढ़ा दो, या क्या कर दो, सोर्स को ब्रिंग सोर्स क्लोजर, सोर्स को पास लाओ। या तो नंबर ऑफ सोर्स बढ़ा दो, या तुम क्या कर दो, सोर्स को पास ले आओ, क्योंकि पास लाओगे तो भी इंटेंसिटी बढ़ जाती है, ज्यादा सोर्स लगा दोगे तो भी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। ठीक, या तो सोर्स को पास ले आओ, या तुम क्या कर दो, जो सोर्सेज है उससे नंबर इंक्रीज कर दो। तो देखो क्या ग्राफ बनेगा। यहां अगर हम इंटेंसिटी लें, यहां अगर हम लें फोटो करंट,
इसको हम अब IPH से लिखेंगे। ठीक, अब मेरे बात सुनो, इंटेंसिटी ऑफ फोटो करंट का ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगी। जितनी ज्यादा इंटेंसिटी, जितनी ज्यादा रेडिएशन, उतना ज्यादा फोटो करंट। कि जितनी ज्यादा मतलब रेडिएशन होगी, क्योंकि जितने ज्यादा सोर्स होंगे उतनी ज्यादा एनर्जी आएगी, तो जितनी ज्यादा एनर्जी उतना ज्यादा फोटो करंट, ज्यादा एनर्जी ज्यादा फोटो करंट। ये देखो इतनी एनर्जी तो और ज्यादा फोटो करंट। ठीक, ये पूरा ग्राफ होता है, सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन होता है, और जितना तुम सोर्स को पास ले आओगे उतना ज्यादा फोटो करंट। ठीक, ये होता है सबसे पहला ग्राफ, इंटेंसिटी वर्सेस IPH यानी फोटो करंट। अब दूसरा ग्राफ देखते हैं। ठीक, ये वाला ग्राफ नोट कर लीजिए, और इसके बाद हम लोग दूसरा ग्राफ देखते हैं। ठीक, अब देखो, अब हम एक चीज क्या चेंज कर सकते हैं, अभी तक हमने इंटेंसिटी वाला देख लिया, अब हम लोग देखेंगे पोटेंशियल कैसे चेंज कर सकते हैं। या तो हम पोटेंशियल बढ़ा सकते हैं, या तो यार घटा सकते हैं, या हम कर सकते हैं इसकी पोलैरिटी चेंज कर दें। इसकी पोलैरिटी क्या कर दें, रिवर्स कर दें। ठीक, तो अब कैसा ग्राफ आता है, सुनो मेरी बात, इंटेंसिटी वर्सेस स्टॉपिंग पोटेंशियल का ग्राफ देखना है। चलो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, या चलो इसी हो जाएगा, हो जाएगा इतने में। देखो ये ग्राफ होता है, अगर ये तुम्हारी इंटेंसिटी है, या हम ये कह सकते हैं ये तुम्हारा पोटेंशियल है, वोल्टेज, और ये तुम्हारा क्या है, फोटो करंट। अब मान लो, सुनो मेरी बात, जितना ज्यादा तुम वोल्टेज बढ़ाओगे, जितना ज्यादा तुम वोल्टेज बढ़ाओगे उतना ज्यादा फोटो करंट मिलेगा। क्यों, यहां तुम वोल्टेज और प्लस कर दो, और वोल्टेज बढ़े तो और प्लस, और हमें ये पता है निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट करते हैं, तो जितना ज्यादा वोल्टेज बढ़ेगा उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेंगे। जितना इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज, उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट। इतना पोटेंशियल, इतना फोटो करंट, इतना पोटेंशियल, इतना फोटो करंट। यानी जितना तुम वोल्टेज बढ़ाते जाओगे, जितना इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता जाएगा, उतने ही इलेक्ट्रॉन इधर अट्रैक्ट होते जाएंगे। जितना इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता जाएगा, उतने ही इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होते जाएंगे। और फिर एक समय ऐसा भी आएगा, जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकले, यहाँ इतना पॉजिटिव पोटेंशियल हो जाएगा कि सारे इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो जो ये फिर करंट होता है ना, इसका नाम बोला जाता है सैचुरेशन करंट। सैचुरेशन करंट का मतलब क्या होता है, जितने इलेक्ट्रॉन यहां से निकले थे, तुमने बहुत ज्यादा पोटेंशियल बढ़ा दिया, सारे इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो गए, वो होता है सैचुरेशन करंट। अब हम क्या करते हैं, मान लो पोटेंशियल की पोलैरिटी रिवर्स कर देते हैं। इंक्रीजिंग पोटेंशियल तो समझिए ना, जितना ज्यादा पोटेंशियल उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो जाएंगे। एक समय ऐसा आएगा जब बहुत पोटेंशियल कर दोगे तो जितने सरफेस इलेक्ट्रॉन निकलेंगे सारे अट्रैक्ट हो जाएंगे। अब मान लो हम क्या करें, पोटेंशियल की पोलैरिटी रिवर्स कर दें। अब हम पोटेंशियल की क्या करें, पोलैरिटी रिवर्स कर रहे हैं, तो फिर क्या फायदा मिलेगा। देखो यहां हम पॉजिटिव कर दे रहे हैं, यहां निगेटिव कर दे रहे हैं, तो देखो इस प्लेट पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि निगेटिव वाली प्लेट इधर से कनेक्ट है, पॉजिटिव वाली प्लेट उधर से कनेक्ट है। अब मेरी बात सुनो, तुमने पोटेंशियल बढ़ाया, इलेक्ट्रॉन निकले, अब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो ये भी निगेटिव और ये भी निगेटिव है, तो आपस में रिपेल करेंगे। पर कुछ इतने एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन होंगे, इतने ढीठ इलेक्ट्रॉन होंगे कि इस निगेटिव पोटेंशियल को भी क्रॉस कर जाएंगे। देख रहे हो तुम, मतलब पोटेंशियल तुम यहाँ पे ये जो वोल्टेज है तुम्हारा, इसको तुम बढ़ा रहे हो। ये देखो, अगर तुम इस वोल्टेज को अगर तुम बढ़ा रहे हो तब भी देखो तुम्हें फोटो करंट मिल रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है भाई, वोल्टेज तुम बढ़ाते जा रहे हो यार, तब भी इतने एरिया में तो तुमको फोटो करंट मिल रहा है ना, ऐसा कैसे हो सकता है। सुनो, वोल्टेज तुमने बढ़ाया, ज्यादा यहाँ पे निगेटिव चार्ज डेवलप हुआ, तो जितना निगेटिव चार्ज डेवलप होगा इलेक्ट्रॉन रिपेल भी करेंगे। पर मेरी बात सुनो, कुछ इतने एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन होंगे कि जो इस निगेटिव पोटेंशियल को भी क्रॉस कर जाएंगे, होंगे रिपेल। हमें भी पता है निगेटिव रिपेल करते हैं, पर कुछ इतने ऐसे इतने एनर्जेटिक होंगे कि इस निगेटिव पोटेंशियल को भी आराम से वो क्रॉस कर जाएंगे। ठीक, अब फिर एक समय आया कि तुमने पोटेंशियल बहुत, उसकी जो पोलैरिटी थी इतनी ज्यादा रिवर्स कर दी, उस रिवर्स पोलैरिटी वाले को बहुत हाई कर दिया, उस रिवर्स पोलैरिटी वाले को बहुत हाई कर दिया। तो यहाँ पे खूब सारा निगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, तो ये बोर्ड को कार्य नशे कर रहा, ये निगेटिव, पॉजिटिव, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी। अब भैया इलेक्ट्रॉन नहीं रिपेल कर सकते, तो अंदर ताकत थी, तुमने कलिस्टो से तो लड़ लिया, अब ये इतना तुम्हारा फोटो करंट यानी इतना ज्यादा तुम्हारा पोटेंशियल बढ़ गया कि आप खलीज नहीं लड़ पाओगे। अब यहाँ पे बहुत हाईली रिपेल करेंगे, तो अब फोटो करंट नहीं आ पाएगा। यहाँ तक इलेक्ट्रॉन आए, यहाँ तक रिपेल कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन आए, रिपेल करना चाहिए था पहले, पर भैया कुछ इतने एनर्जेटिक थे, इसको भी क्रॉस कर गए। पर जब इतना ज्यादा निगेटिव पोटेंशियल होगा कि अब भाई यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, फिर अपनी औकात से वापस चला जा रहा है, कि बहुत रिपेल हो रहा है। जैसे इलेक्ट्रॉन आया तुरंत रिपेल हो गया, तुरंत वहीं से वापस चला गया, यहाँ तक आ रहा है, पहले तो एनर्जेटिक थे, यहाँ तक तो पूरा क्रॉस कर गया, फिर इतना बढ़ गया कि यहाँ से वो रिपेल कर गया। तो जब वो रिपेल कर गया, तो अब जब ये रिपेल कर गया तो इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ नहीं पाएंगे, यानी इलेक्ट्रॉन का एमिशन यानी फोटॉन्स का एमिशन रुक जाएगा।
तो उस पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो मतलब जो फोटो करंट का एमिशन होगा वो रुक जाएगा। तो ऐसा पोटेंशियल जिस पे फोटो करंट का एमिशन रुक जाए उसको बोला जाता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है कि जिस पोटेंशियल पे फोटो करंट का एमिशन रुक जाए उसको बोला जाता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। यानी इस पोटेंशियल पे तो ये तुम्हारा पोटेंशियल है, यहाँ पे फोटो करंट का एमिशन आप देखो इसके आगे नहीं जा रहा है, इस पॉइंट पे जो क्या हम कह सकते हैं, देखो इस पॉइंट पे जो तुम्हारा फोटो करंट का एमिशन था, मतलब ऐसा पोटेंशियल जिस पे तुम्हारा फोटो करंट का एमिशन रुक जाए उसको बोला जाता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब एक बार स्टॉपिंग पोटेंशियल की डेफिनेशन लिख लेते हैं, ठीक। ये ग्राफ याद रखना, एक बार ग्राफ फिर से बना देते हैं, वहाँ थोड़ा सा खराब बना ग्राफ। ये होता है ग्राफ, ठीक। ये होता है तुम्हारा सैचुरेशन करंट, ठीक। ये तुम्हारा क्या होता है फोटो करंट आईपीएच, ये तुम्हारा होगा वोल्टेज। जहां पे फोटो करंट का इमिशन रुक जाए, जहां पे फोटो करंट का इमिशन रुक जाए उसको क्या बोला जाता है स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है देखो, के मैक्स इक्वल टू ई वी नॉट। यहाँ पे के मैक्स है काइनेटिक एनर्जी, ई है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और वी नॉट तुम्हारा क्या है स्टॉपिंग पोटेंशियल। वी नॉट है तुम्हारा स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक। अभी कैसे यार देखो यार, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाले चैप्टर में पढ़ोगा पोटेंशियल इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज, तो वर्क डन इक्वल टू क्यू वी, और यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन है तो चार्ज क्या होगा ई वी, और वर्क डन किसके फॉर्म में स्टोर होता है एनर्जी, और मान लो काइनेटिक एनर्जी है तो के मैक्स इक्वल्स टू ई वी और ये के मैक्स इक्वल्स टू ई वी नॉट। ये जो तुम्हारा वी नॉट है वो क्या है स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो ये तुम्हारा हमने ग्राफ देख लिया वोल्टेज वर्सेस फोटो करंट के बीच में, ठीक। अब इसी से एक और हम ग्राफ बना ले, अगर मान लो हमने ये पढ़ा था ना के मैक्स इक्वल्स टू ई माइनस फाइव, यहाँ ई वी नॉट है, ई को एच सी बाई लेमडा लिखो, फाइव लिख दो, दोनों तरफ ई से डिवाइड कर दो, इधर एल एच एस आर एच एस में ई से डिवाइड कर दो, यहाँ वी नॉट आ जाएगा एच सी बाई लेमडा ई माइनस फाइव आई। फिर वही चीज वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, कंपेयर करो, स्लोप क्या आएगी एच बाई ई। अब सब लोग पता क्या सोचेंगे यार तुमने स्लोप सी बाई लेमडा क्यों नहीं ली, वो भी ले सकते भाई, एच बी कॉन्स्टेंट है ई भी कॉन्स्टेंट है, स्लोप एक ग्राफ के लिए कॉन्स्टेंट ही होती है, इसलिए हमने एच बाई ली क्योंकि एच बी कॉन्स्टेंट ई बी कॉन्स्टेंट, एम एक्स प्लस सी। अब ये जो इंटरसेप्ट है वो क्या गया माइनस फाइव बाई ई। फिर वही ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, ये तुम्हारा पूरा ग्राफ बन गया, इसकी जो स्लोप है वो है एच बाई ई और ये जो इसका इंटरसेप्ट है वो तुम्हारा क्या है फाइव बाई। यहाँ पे तुम्हारा स्टॉपिंग पोटेंशियल है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, और यहाँ पे तुम्हारा क्या है फोटो पोटेंशियल। ये हमने ग्राफ देख लिया स्टॉपिंग पोटेंशियल, सब भाई मास्टर इक्वेशन तो यही है के मैक्स इक्वल्स टू ई माइनस फाइव, इसी से ग्राफ बन गया। स्लोप क्या है एच बाई माइनस फाइव बाई, ये इंटरसेप्ट तुम्हारा फाइव बाई हो गया, फोटो करंट, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये तुम्हारा पूरा ग्राफ बन गया, ठीक। अब देखो यार जितना भी पढ़ा है इतना ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की थ्योरी, अब इसके हम कुछ फॉर्मूला डिस्कस कर ले रहे हैं जो कि क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद करेंगे। तो अब कुछ फॉर्मूलाज देखते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हाँ पहला फॉर्मूला देखो ई इक्वल टू एच सी बाई लेमडा, इसको तुम ई इक्वल टू एच न्यू भी लिख सकते हो, बिल्कुल। फिर हमने पढ़ा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फाई इक्वल टू एच न्यू नॉट, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती। चौथा अपन ने क्या पढ़ा था, फिर हमने पढ़ा था थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, तो ई इक्वल टू एच सी बाई लेमडा नॉट। फिर पांचवा फॉर्मूला जो तो पूरी जान ही है मॉडर्न फिजिक्स की या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, वो है के मैक्स बराबर ई माइनस फाइव। ये ई क्या होता है एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट, जो लाइट डाले उसकी एनर्जी, फाइव वर्क फंक्शन, और के मैक्स क्या तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी। अब इसको देखो दो तरीकों से लिख सकते हो, फाइव का फर्स्ट देखो, एक तो इसको के मैक्स इक्वल्स टू एच सी बाई लेमडा माइनस फाइव, एक तरीके से तुम क्या लिख सकते हो के मैक्स इक्वल्स टू एच न्यू माइनस फाइव। यार एनर्जी को एच सी बाई लेमडा भी एच न्यू लिख सकते हो, ये तुम्हारा एक मेथड हुआ अगर तुमसे कोई भी क्वेश्चन में एनर्जी निकलवा रहा है या कोई भी एनर्जी का टर्म है। मान लो तुमसे कोई पूछे स्टॉपिंग पोटेंशियल का टर्म में क्या होगी इसके इक्वेशन, तो देखो भाई के मैक्स बराबर ई माइनस फाइव ही होगी, इसको तुम ई वी नॉट लिख दोगे, ये एच सी बाई लेमडा माइनस फाइव दोनों तरफ ई से डिवाइड कर दो, तो वी नॉट बराबर एच सी बाई लेमडा ई माइनस फाइव बाई ई। एक बार और साफ से इक्वेशन लिख दे रही है, वी नॉट बराबर एच सी अपॉन लेमडा ई माइनस फाइव बाई ई, ठीक। अब एच सी बाई लेमडा को तुम एच न्यू भी लिख सकते हो, तो वी नॉट बराबर एच न्यू बाई ई माइनस फाइव बाई ई। ये कौन सा था फिफ्थ का
हम इसको 6 फॉर्मूला बोल दे रहे हैं, 7th फॉर्मूला। ये अगर तुमसे कोई भी क्वेश्चन में स्टॉपिंग पोटेंशियल निकलवा रहा है तो ये तुम फॉर्मूला, इक्वेशन मास्टर यही है, इसी से सब ड्राइव हुए। V नॉट इक्वल टू एच सी बाई लेमडा माइनस 5 एच सी बाई लेमडा को तुम एच न्यू लिख सकते हो, तो एच न्यू बाई ई माइनस 5 अब देखो कुछ कन्वर्जन देख लो, जैसे एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल। दूसरा क्या होता है अगर हम कहें, हाँ एक एंगस्ट्रॉम में क्या होता है 10 की पावर माइनस 10 मीटर। अब एक और फॉर्मूला है तो शानदार है, ये कहाँ थे 7th पे थे ना, तो ये तुम्हारा 8th है, अगर हम कहें इसको ये 9th है, ये 10th। अगर एनर्जी में एच सी बाई लेमडा है, एच और सी को अगर तुम लेमडा को करते रहोगे ना मल्टीप्लाई तो बहुत देर हो जाएगी। एच और सी को मल्टीप्लाई करोगे तो इसका जो जनरलाइज फॉर्मूला है वो क्या है 1240 अपॉन लेमडा इन एंगस्ट्रॉम। ये भी इसका फॉर्मूला है कि 1240 अपॉन लेमडा इन एंगस्ट्रॉम। यहाँ पे जो तुम वेवलेंथ लिखोगे वो किसमें लिखोगे एंगस्ट्रॉम में, ठीक, इक्वल टू 1240 अपॉन लेमडा। या कहीं कहीं क्वेश्चन में तुमको ये भी देता है कि 12375 अपॉन लेमडा, ठीक, वो भी तुम एंगस्ट्रॉम में लिखोगे। अब यार ये क्वेश्चन में गिवन रहता है कि तुम्हें यार लेमडा ये जो चीज होती है ना इक्वल टू 1240 अपॉन लेमडा, ये तुम्हें क्वेश्चन के नीचे दी रहेगी। अगर तुम जेई के क्वेश्चन सॉल्व करोगे या बोर्ड के भी करोगे तो क्वेश्चन दी रहेगी। वैसे जनरलाइज फॉर्मूला ये होता है इक्वल टू 1240 अपॉन लेमडा इन एंगस्ट्रॉम। अगर इतने क्वेश्चन भी पढ़ लेते हो ना इसके, इतने सारे फॉर्मूले, तो जितने भी फोटो इलेक्ट्रिक के क्वेश्चन है वो बिल्कुल आराम से लग जाएंगे। देखो यार जो एनर्जी 1240 लिखी थी, यहाँ 10 और होगा, ठीक है, गलती से 1240 लिख दिया था। अब थोड़े जेई मेन के क्वेश्चन करेंगे, ठीक। तो पहला ये है जेई मेन 2019 में आया है, क्या है व्हेन अ सर्टेन फोटोसेंसिटिव सरफेस इज इल्यूमिनेटेड विद अ मोनोक्रोमैटिक लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू, द स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर द फोटोकरंट इज माइनस वी नॉट बाई 2। व्हेन द सरफेस इज इल्यूमिनेटेड बाय अ मोनोक्रोमैटिक लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी म्यू बाई 2, द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज माइनस वी नॉट, फाइंड द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मतलब म्यू नॉट निकालना है। अब यार देखने में डरावना लगना है, जेई मेन का सवाल है पर है, ठीक है। तो अब स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालना है, जेई का क्वेश्चन पर है आसान। देखो मास्टर इक्वेशन क्या थी अपनी आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। अब देखो इसका सॉल्यूशन सुनो, के मैक्स इक्वल्स टू ई माइनस 5, ये होती, ये हमारी मास्टर इक्वेशन है। अब हमको क्या बोला गया पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, जब फ्रीक्वेंसी म्यू थी तब स्टॉपिंग पोटेंशियल है माइनस वी नॉट बाई 2, जब फ्रीक्वेंसी म्यू बाई 2 है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल है माइनस वी नॉट। अब हमें इन दोनों कंडीशन का यूज करके थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बनानी है। अब यार फोटो सेंसिटिव सरफेस तो इसके लिए भी वही है और इसके लिए भी वही है। हमने क्या बताया था, वर्क फंक्शन सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, मेटल के सरफेस पे। तो इसके लिए भी जो वो होगा वो भी फाई ही होगा और इसके लिए भी जो वर्क फंक्शन होगा वो फाई होगा, क्योंकि देखो यार इसमें ये कहीं नहीं लिखा गया कि सरफेस चेंज करा गया। तो चलो के मैक्स इक्वल टू ई माइनस 5 है, पहले फर्स्ट कंडीशन के लिखते हैं, ठीक। के मैक्स को ई वी नॉट लिख दो, इसको तुम लिख दो एच न्यू माइनस 5। अब पहले पोटेंशियल क्या इन्होंने लिया, पहले के लिए माइनस वी नॉट बाई 2 है और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है एच न्यू माइनस 5। दोनों तरफ क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ई वी नॉट बाई 2 इक्वल टू माइनस एच न्यू प्लस 5। ये इक्वेशन नंबर 1 समझ में आ गया ना। के मैक्स इक्वल टू ई माइनस 5, के मैक्स ई वी नॉट है, ई क्या एच न्यू माइनस 5। अब पहले के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तो म्यू ही थी, मतलब फ्रीक्वेंसी म्यू है और स्टॉपिंग पोटेंशियल माइनस वी नॉट बाई 2, हमने दोनों तरफ क्या करा माइनस कॉमन ले लिया, ठीक। ये पहली क्वेश्चन आ गई। अब दूसरे के लिए लिखते हैं, वही के मैक्स बराबर ई माइनस 5। अब देखो इसके लिए ई माइनस वी नॉट होगा क्योंकि पोटेंशियल कितना दिया गया माइनस वी नॉट, फ्रीक्वेंसी जो इसमें होगी वो क्या है म्यू बाई 2, तो एच म्यू लिखते हैं, उसकी जगह हम लिखेंगे एच म्यू बाई 2 माइनस 5, माइनस दोनों तरफ कॉमन ले लो, तो ई वी नॉट इक्वल टू माइनस एच म्यू बाई 2 प्लस 5। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब बताओ क्या करें, इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2 कर देंगे, तो ई वी नॉट बाई 2 इक्वल टू माइनस एच न्यू प्लस 5 एंड ई वी नॉट इक्वल टू माइनस एच न्यू बाई 2 प्लस 5, दोनों को माइनस करो। ई वी नॉट बाई 2 माइनस ई वी नॉट कितना आएगा, ई वी नॉट बाई 2, ठीक। एच न्यू बाई 2 माइनस एच न्यू क्या आएगा, एच न्यू बाई 2, ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो इससे क्या आया ई वी नॉट बाई 2 इक्वल टू एच न्यू बाई 2, 2 कैंसिल, तो ई वी नॉट इक्वल टू एच न्यू, ये हमारे पास रिलेशन आया। अब इसको चाहे इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो चाहे इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दो, इसको ई वी नॉट इक्वल, हमने कुछ नहीं करा, ये क्वेश्चन ली और ये क्वेश्चन ली, दोनों को सॉल्व करा, उससे ये रिलेशन आए। अब इसको क्या कर दो, पुट इन इक्वेशन 1, हम ई वी नॉट की जगह एच न्यू पुट कर दे रहे हैं, तो एच न्यू बाई 2 इक्वल टू माइनस एच न्यू प्लस 5, तो एच न्यू बाई 2 प्लस एच न्यू क्या होगा, 3 एच न्यू बाई 2 इक्वल टू 5। अब देखो
3h/2 और फाई क्या होता है, h म्यू होता है, और हम इसको h म्यू नॉट भी लिख सकते हैं, फॉर्मूला पढ़ा था, h से h कैंसिल, तो जो म्यू नॉट आ गया वो आ गया 3μ/2, तो जो इसकी फ्रीक्वेंसी होगी वो 3μ/2 थी। देखो है उसी का, जेई में सा क्वेश्चन पर कितने आसान से हो गया, बस अगर k max = e - phi याद है, थोड़े कॉन्सेप्ट पता है तो आसानी से हो गया। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन करते हैं। हाँ ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं, क्या है, इन एक्सपेरिमेंट द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट इज चेंज फ्रॉम 300 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल पूछा है। हमने बताया था अगर पोटेंशियल पूछा है एनर्जी पूछी तो वो पोटेंशियल वाली क्वेश्चन लगाते हैं। फिर से वही देख लो, k max बराबर e - phi, इसको ev नॉट लिखो, इसको h/λ लिखा मैं, ठीक। अब जब पता प्रो हो जाओगे तुम तो ये आदि नहीं करनी, ये सब करना ही नहीं पड़ेगा, e से डिवाइड कर दो, v नॉट इक्वल टू hc/λ माइनस phi/e, ठीक, ये करा। अब हम क्या करते हैं, फिर जब तुम लोगों को आने लगेगा ना क्वेश्चन सॉल्व करोगे जेईई मेंस के, तो फिर इतना सब करना ही नहीं पड़ेगा, ज्यादातर अगर तुम्हें जेईई मेंस के क्वेश्चन सॉल्व करने तो यही वाली क्वेश्चन हो जाएगी, ठीक। v नॉट बराबर hc/λ माइनस phi/e। अब हमें ये पता है कि hc/e की वैल्यू 1240 दी गई है, तो v नॉट इक्वल टू 1240/λ माइनस phi/e, ये हमारी क्वेश्चन बनी। अब पहले लैम्डा कितना है, 300 नैनोमीटर है, बाद में लैम्डा कितना है, 400 नैनोमीटर, तो v नॉट पहले के लिए क्या हो जाएगा, 1240/300 माइनस phi/e, दूसरे के लिए अगर हम v नॉट डैश ले लें, ये देखो ये hc/e की वैल्यू जो है ना, यही हमको दी गई 1240 क्वेश्चन में गिवन है, दूसरे के लिए हम ले लें v नॉट डैश, तो 1240/400 माइनस phi/e। अब देखो ये सॉल्व कर लो, तो ये 310, ये 4.1, ये आएगा v नॉट इक्वल्स टू 4.1 माइनस phi/e, दूसरे के लिए v नॉट डैश क्या आएगा, ये कट जाएगा तो ये आ जाएगा 3.1 माइनस phi/e। पूछा क्या इन लोगों ने, डिक्रीज इन स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो अगर इसको ये प्लस है ये कट गया, तो v नॉट माइनस v नॉट डैश क्या आ गया, 4.1 माइनस 3.1 कितना होगा, अप्रॉक्स 1 वोल्ट, यानी जो डेल्टा v है तुम्हारा, डेल्टा v नॉट आ जाएगा 1 वोल्ट, ये इसका आंसर है। और सब लोग बोलते हैं जे के क्वेश्चन डिफिकल्ट होते हैं, देखो बस कुछ नहीं करा, बस v नॉट बराबर 1 वोल्ट, डेल्टा v बराबर 1 वोल्ट आ गया, जो कि डिक्रीज इन स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब एक आखिरी क्वेश्चन और करते हैं, वो भी जेई का ही है। हाँ, अब आखिरी क्वेश्चन देखो, द इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेशन ऑफ लाइट वेव इज, ये भयानक सा दिया है, और फाई दिया तुम्हें 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया है। अब देखो इसमें क्या दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइट वेव। अब लाइट वेव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे ही, हमको ये पता है कि जो लाइट होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है और मैग्नेटिक फील्ड भी होती है, और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन तो होती है। तो उस लाइट वेव में जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट कर रही होगी, ये पूरी इसकी इक्वेशन दी गई है। पर जेईई मेन वाले क्या करते हैं, उसको भयानक बनाने के लिए बड़ी सी इक्वेशन लिख दी। अब हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल पूछा है। अब यार 11th में एसएचएम में पढ़ा होगा कि y = y0 cos ω t माइनस kx, कोई भी वेव की इक्वेशन होती है। अब लाइट एक वेव है, उसमें वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड होती है और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन होती है, तो उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर उस इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन तुम्हें दी गई है। y, और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है, ट्रांसवर्स वेव, तो कोई भी ट्रांसवर्स वेव की इक्वेशन यही होती है, y = y0 cos ω t माइनस kx। अब यहाँ पे k क्या होता है, k को बोला जाता है प्रोपगेशन कांस्टेंट, और ये जो k की वैल्यू होती है वो होती है 2π/λ। k क्या होता है, 2π/λ, ये होता है प्रोपगेशन कांस्टेंट, ये याद कर लो। अब अगर हम इस वाली इक्वेशन को इससे कंपेयर करें तो e = 10⁻³ cos, अगर हम एक माइनस कॉमन ले लें यहाँ पे, तो 2π × 6 × 10⁻14t माइनस 2πx/5 × 10⁻⁻7, हमने कुछ नहीं कॉमन लिया, ये जो इसका फेस था इसे माइनस कॉमन ले लिया। अब ये हमको पता है कि cos माइनस थीटा थीटा के बराबर होता है, क्यों, क्योंकि ये इवन फंक्शन है। तो अब देखो चाहे cos माइनस थीटा तो वो थीटा के बराबर होगा, ये अंदर का एक एंगल तो ये cos का, तो इसको ऐसे लिख दो, e = 10⁻³ cos 2π × 6 × 10⁻14t माइनस 2π/5 × 10⁻⁻7x। अब अगर इसको तुम इस वाली इक्वेशन को इस वाली इक्वेशन से कंपेयर करो, y0 यहाँ पे y0 है, यहाँ पे तो e0 है 10⁻³ cos ω t, जो t का कोफिशिएंट है वो ओमेगा है, इधर जो t का कोफिशिएंट है वो भी क्या है, ओमेगा। यहाँ जो x का कोफिशिएंट है वो k है, यहाँ भी जो x का कोफिशिएंट है वो k है, तो कंपेयर करो। k की हमने वैल्यू क्या बताई, 2π/λ, k क्या होता है 2π/λ, तो 2π/5 × 10⁻⁻7 = 2π/λ।
यहाँ से लेमडा की वैल्यू कितनी आ गई 5 × 10⁻⁻7। अब यार हमको जो ई दिया है वो 12375 अपॉन लेमडा एंगस्ट्रॉम में दिया है, तो अगर 5 × 10⁻⁷ को एंगस्ट्रॉम में चेंज करोगे तो हाँ ये कितना हो जाएगा 5000 एंगस्ट्रॉम। ये आ गया लेमडा इक्वल्स टू 5000 एंगस्ट्रॉम आ गया। अब देखो अब हमको क्या निकालना था स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो ठीक है Kmax बराबर E - 5, यही मास्टर इक्वेशन है, इसी से हर सवाल सॉल्व हो जाएगा। Kmax कितनी है EV0। एनर्जी कितनी आई थी हमारी, अच्छा अब देखो एनर्जी क्या होती है hc/, लेमडा, या इन लोगों ने जो एनर्जी दी है क्वेश्चन जेई मेन वालों ने दी है 12375 अपॉन लेमडा बटे 5000, और जो इसमें स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया वो कितना दिया गया है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यार इसको डिवाइड कर लो, तो ये 5000 से 12375 अगर जाएगा तो ये तुम्हारा बनेगा 2 पर जाएगा 2, हाँ तो ये आएगा 2.275 अप्रॉक्सीमेटली -2, ये कितना आया 2.0 ये 2.475 आएगा, हाँ अगर हाँ ठीक इसका जो आएगा ये आएगा 2.475 -2, तो ये कितना आ जाएगा फिर 2.475 -2 0.475 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये क्या था EV0, इस E से E काट दो तो जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो आ जाएगा 0.475 वोल्ट। तो इसका ये जो आंसर है स्टॉपिंग पोटेंशियल का वो कितना आ जाएगा 0.475 का अप्रॉक्सीमेट कितना लिख सकते हो 0.48 वोल्ट। तो अब अगर आप लोगों की डिमांड होगी तो इसके आगे भी क्वेश्चंस कर लें।